हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन फार्माकोलॉजी सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केटेड प्रोडक्ट की बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट के फार्माकोलॉजी के बारे में और ये देखते हैं कि वो असल में काम कैसे करते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आज का जो प्रोडक्ट हमने लिया है एक्सप्लेन करने के लिए वह है 1L10। इसका क्या मतलब है? वैसे तो ये एक ब्रांड नेम है जिसकी सहायता से हम इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली परचेस कर सकते हैं। नाम एक ऐसा होता है जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सकती है। इसके आगे जो लिखा हुआ है 10 वो उसके स्ट्रेंथ यानी कि mg यानी कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली में ये 1L है क्या, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किस लिए यूज होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आप इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि मेन सॉल्ट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लेवोसिट्रिजिन टैबलेट विच इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। लेवोसिट्रिजिन असल में ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से हमें वो असर मिलता है जिस असर को लेने के लिए आपने या फिर आपके किसी परिचित ने ये दवाई को ली हुई होगी। तो यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में अगर देखेंगे तो ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन, यानी कि पहली बात तो ये हो गई कि ये एक फिल्म कोटिंग टैबलेट है। टैबलेट मतलब एक सॉलिड डोजेस का फॉर्म है, यूनिट डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है। उसकी अलग अलग तरीके से कोटिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द नीड, फिल्म कोटिंग, एंटरिंग कोटिंग या फिर आपका शुगर कोटिंग टेस्ट को मास्क करने के लिए, या तो फिर अनकोटेड टैबलेट भी होता है। इसमें लेवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 10 mg की कंसंट्रेशन को बनाया गया है। चलिए, ये तो हो गई कुछ ऐसी जानकारी जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हमारी मेन जानकारी जो कि हमारे ड्रग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लेवोसिट्रिजिन है वो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी क्लास का ड्रग है और ये किस लिए यूज होता है? लेवोसिट्रिजिन एक ऐसा ड्रग है जिसका यूज हम किसी भी तरह से होने वाली एलर्जी के रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, वह है एलर्जी। आपने कई न कई बार किसी न किसी को ये बोलते हुए सुना होगा कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, मुझे उस चीज़ से एलर्जी है, अगर आप मुझे ये दोगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरे स्किन में रैशेस होने लगेंगे, मैं जब कभी भी धूल के कांटेक्ट में जाता हूँ, डस्ट के कांटेक्ट में जाता हूँ तो मुझे छींक आने लगती है, आँख से पानी टपकने लगता है, नाक से पानी के जैसे निकलने लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुँह से सुनी होगी। तो आपको पता है ये एलर्जी की ही बात हो रही है। तो एलर्जी क्या है? जब कभी भी हमारा बॉडी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है जो कि आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह आपकी बॉडी का ही पार्ट हो लेकिन आपकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एलर्जन जो कि आता है। तो ये जब कभी भी एलर्जन आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी का जो बॉडी गार्ड है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं उसके साथ में इंटरैक्ट करने लगेगा, इंटरैक्शन करने लगेगा, जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कहते हैं। अगर आप समझना चाहें तो बहुत सिंपल से तरीके से इस तरीके से समझा जा सकता है। ये कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति की बॉडी को डिफेंस करने के लिए बाय डिफॉल्ट गॉड ने, भगवान ने हमें एंटीबॉडी दी हुई है। ये एंटीबॉडी आपकी बॉडी को बचाने का काम करता है। तो अपन ये बोलें कि ये जो एंटीबॉडी है वो असल में कुछ और नहीं, हमारे बॉडी का गार्ड हो गया। तो ये बिल्कुल सही होगा। जब कभी भी कोई भी ऐसा एजेंट जब हमारी बॉडी में एंटर करता है जिसके आने से हमारी बॉडी की बेसिक फिजियोलॉजी में चेंजेस हो सकते हैं या हमारी बॉडी को सूट नहीं करता, तो ये जो एंटीबॉडी है इसके साथ फाइट करने लगता है। तो एंटीजन का डेफिनेशन क्या होगा? अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, बट मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन बताता हूँ जो कि आपके कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। एंटीजन वो एजेंट होते हैं जो कि एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर दें, इसीलिए ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके अंतर्गत धूल के कण हो सकते हैं, फूलों के पराग हो सकते हैं, कोई फ्रूट्स हो सकता है, कोई ड्राई फ्रूट्स हो सकता है, यहाँ तक कि कोई स्पेसिफिक परफ्यूम भी हो सकता है जो कि आपकी बॉडी में जाने के बाद, अप्लाई करने के बाद इंटरेक्शन कॉज कर दे, एलर्जी कॉज कर दे। एलर्जी के कई अलग अलग सिम्टम है जैसे मैंने कहा, लेकिन कॉमन सिम्टम की अगर आप बात करें तो आंखों से पानी की तरह बूंदें टपकने लगेंगी, जो आंसू तो नहीं होंगे डेफिनेटली, तो वो पानी की जैसा ही कहा जाएगा। नाक से वो पानी टपकने लगेगा जिसे हम रिनोरिया की प्रॉब्लम बोलते हैं। और सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो आपके स्किन पे देखने को मिलेगा, आपको रैशेस देखने को मिलेंगे, आपको खुजली देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें एलर्जिक के रिस्पॉन्स की कहानी है। तो ये एलर्जी होता क्यों है और इसके लिए हम इस ड्रग को क्यों यूज़ करते हैं और क्या कंडीशन इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये तो एलर्जी की बात हो गई।
कई बार आपने देखा होगा कि आपके हाथ या पैर में कोई इंसेक्ट काट लेता है, कोई कीड़े काट लेते हैं, जिसकी वजह से वो जगह सुन्न हो जाता है, उस जगह पे लाल लाल होने लगते हैं, वो स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे इचिंग या फिर पेन होने लगता है। जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल हार्मोन जिसे हम ऑटोकॉइड्स कहते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। मधुमक्खी ने काटा तब तो बहुत एक्सट्रीम पेन होगा। वैसे किसी भी कंडीशन को सप्रेस करने के लिए हम लिवोसिट्रिजिन, ये मेन ड्रग की बात करता हूं मैं, ब्रांड कोई भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उसका हम यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये समझ लीजिए कि जो लिवोसिट्रिजिन है वो एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी का ड्रग है। तो इसका जो मेन क्लास क्या हुआ, एंटी हिस्टामिनिक। तो एंटी प्लस हिस्टामिनिक। तो अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हिस्टामिन होता क्या है, तब तो हम समझ पाएंगे इसका एंटी का क्या मतलब होता है। हिस्टामिन एक लोकल हार्मोन है जिसे हम ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं। तो लोकल हार्मोन, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, दोनों को अलग अलग कर दें, लोकल हार्मोन या तो फिर ऑटोकॉइड्स, तो वो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये कैसे काम करता है, देखिए हमारी बॉडी में मास्ट सेल पाए जाते हैं, मास्ट सेल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेट मी क्लियर दिस लाइन टू। एंटी हिस्टामिनिक मतलब समझ में आ गया आपको, जो ऐसे ड्रग जो हिस्टामिन के अपोजिट में काम करते हैं। तो ये मेरा मास्ट सेल है, हम ये मान के चलते हैं कि दिस इज आवर मास्ट सेल। मास्ट सेल के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारा मुख्य रूप से आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे हिस्टामिन होता है। कुछ इस तरीके से वो ग्रेन्यूल के फॉर्म में अंदर पाए जाते हैं, जो आप डॉट्स में रिप्रेजेंट करते हुए बना रहा हूँ, ये हमारे हिस्टामिन है। तो मैंने इसको H से रिप्रेजेंट कर दिया। जब कभी भी कोई एलर्जन आता है हमारे शरीर में, तो वो इसी हिस्टामिन को रिलीज करने में मदद करता है या एक्टिविटी को परफॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इस मास्ट सेल के ऊपर कुछ इस तरीके से बाइंडिंग साइट होते हैं। इन बाइंडिंग साइट को एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट या तो फिर एपिटोप भी बोला जाता है। तो जब कभी भी कोई भी एलर्जन इस बाइंडिंग साइट पे आकर के बाइंड होगा, तो ये जो आपका एलर्जन है वो आपके इस मास्ट सेल को डिस्टर्ब कर देगा, और इस मास्ट सेल के डिस्टर्ब होने से हमारा जो हिस्टामिन का ग्रैन्यूल है वो भी रप्चर हो जाएगा और ये हिस्टामिन रिलीज होने लगेंगे। ये रिलीज किया हिस्टामिन अब आगे जा करके अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। तो इसको अपन लिख देते हैं थोड़ा सा पूरा, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। तो ये रिसेप्टर को अपन रफ डायग्राम समझें तो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जा सकता है। हिस्टामिन के दो मुख्य रिसेप्टर होते हैं, H1 और H2। H1 हमारा इसी एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि H2 हमारी GI में पाया जाता है, जिसका काम एसिड के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के टॉपिक पे ही स्टिक रहते हैं, H2 को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो हिस्टामिन मास्ट सेल से निकला, क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे आपके एलर्जन ने इसको क्या किया, ट्रिगर किया। तो एलर्जन के ट्रिगर करने से मास्ट सेल रप्चर हुआ, इम्बैलेंस हुआ, अनस्टेबलाइज्ड हो गया, और वहां से हमारे हिस्टामिन निकल गए, जो कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हम उसको बोल सकते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्सिबल है। ये हिस्टामिन आगे जा करके अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं H1, ये एक रिसेप्टर है, और यहाँ पे जो बाइंड होता हुआ नजर आया आपको, ये हमारा हिस्टामिन है जो अभी रिलीज हुआ। अब यहाँ पे एक कॉमन सा जानकारी आपके लिए रिवाइज कर लीजिएगा, वैसे आपको पता होगा, इसे हम कहते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। इसका क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे सिंगल रिसेप्टर है, अनऑक्यूपाइड है, थोड़ी देर के लिए मैं इस हिस्टामिन को यहाँ से हटा दूं तो देखिए अभी हमारा रिसेप्टर खाली है, एम्प्टी है, अनऑक्यूपाइड है, तो ये किसी भी तरह से एक्टिविटी को पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसा समझ लें कि आपके पास ताला और चाबी है, लेकिन मैंने आपके ताले में से जो चाबी था सेट का, उस चाबी को हटा दिया, केवल आपके पास ताला है, चाबी मैं लेकर के आ गया, कहीं और चला गया, तो क्या वो ताला आपके कोई काम आएगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। वाइस वर्सा, अब यहाँ पे देखिए कि हमारा हिस्टामिन है, या फिर वो कोई और ड्रग हो सकता है, आगे के रेस्पेक्ट में बात करें, या फिर केमिकल हो सकता है, इसी के रेस्पेक्ट में बात करें। अब हिस्टामिन तो है, बट ये हिस्टामिन को बाइंड होने के लिए ये रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या अब वो हिस्टामिन अपना एक्टिविटी देगा? मतलब ऐसा समझो उस एग्जांपल को, अब आपके पास चाबी है लेकिन ताला नहीं है। मैंने पहले आपकी चाबी ले ली थी, ताला आपके पास था, उल्टा कर देते हैं, अब आप चाबी रख लो, ताला मैं लेके आ जाता हूं। क्या अब भी कोई चेंजेस होने वाले हैं या कोई अंतर पड़ेगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक ताले की अहमियत तब है जब उसके पास चाबी हो, वैसे ही चाबी की अहमियत तब तक है जब उसके पास ताला हो, दोनों मिलेंगे तभी एक्टिविटी पूरी हो पाएगी। तो ये जो हिस्टामिन रिलीज हुआ हमारे मास्ट सेल से, वो अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर यानी कि H1 रिसेप्टर पे आकर के बाइंड होता है।
जब ये दोनों बनेंगे तो ये कहलाता है हमारा सिग्नल या फिर लाइगेंड, या तो फिर अगर आप आगे फ्यूचर में ड्रग के रेस्पेक्ट में बात करो तो वो ड्रग कहलाएगा, और ये हमारा रिसेप्टर। तो ये दोनों मिल गए तो बन गया ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अगर और अच्छे से देखा जाए तो इसको इस तरीके से भी ज़्यादा अच्छा सा समझाना जरूरी हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन ड्रग रिसेप्टर दोनों मिलकर के ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ड्रग रिसेप्टर के रेस्पेक्ट में। और भी इसके कोई अलग अलग इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, ड्रग प्लस रिसेप्टर इज इक्वल टू ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो इससे क्या होता है, ड्रग अकेला प्लस रिसेप्टर दोनों मिल गए तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गए। इस रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स में से ड्रग डिसोसिएट हुआ तो इस तरीके से ड्रग अलग हो गया, रिसेप्टर अलग हो गया। तरीके कई अलग अलग हैं, कॉन्सेप्चुअल डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो समझा रहे हैं। तो इस तरीके से जब ये हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो इससे हमको क्या मिलेगा, साइकिल पूरा होने पे हमको मिलेगा इसका बायोलॉजिकल एक्शन, जिसे हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी कहते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, हिस्टामिन के रिसेप्टर पर बाइंड होने पे आपको इचिंग होगी, इचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आपकी आंखों से, आईज से पानी निकल सकता है, नोज से भी रिनोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन पे आपको रैशेस नजर आएंगे, अर्टिकारिया की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हिस्टामिन। कभी मधुमक्खी ने काट दिया हो तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप उसकी प्रॉब्लम को, उसके पेन को। अब ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमने क्या लिया, लीवोसिट्रिजिन लिया। अब यहां पे देखिए ये जो लीवोसिट्रिजिन है वो कैटेगरी किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को। तो मतलब ये हिस्टामिन के एक्शन को अपोज करेगा। अब यहां पे अगर मैं इसको हटा दूं इस हिस्टामिन के रिसेप्टर के ऊपर में से हिस्टामिन को, तो ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हमारा लीवोसिट्रिजिन इसको बाइंड होने नहीं देगा। अब पूरा का पूरा खेल तो इसी के ऊपर था भाई। अब हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग इसको बाइंड होने नहीं दे रहा है तो ड्रग के ऊपर जो रिसेप्टर का ऑक्यूपेंसी थी, आई मीन टू से दैट रिसेप्टर के ऊपर जो ड्रग का ऑक्यूपेंसी थी वो तो पूरा हो नहीं पाया। तो जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा था अब वो कैसे बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आपका हिस्टामिन अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को नहीं दे पाएगा। तो इसे हम कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक यानी कि लीवोसिट्रिजिन के काम करने के तरीके। अगर आप ये देखें कि इस एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को हम फर्दर कितने टाइप में क्लासिफाई करेंगे तो इसके अलग अलग तरीके हैं, जिसको मैं बहुत जल्दी एक नई सीरीज ला करके आपकी जीपैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आऊंगा। इस नए साल में आपके लिए काफी कुछ मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस यूट्यूब चैनल। फिर भी लीवोसिट्रिजिन एग्जाम्पल है आपके एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का। इसके और क्लासेस को अलग तरीका जो है वो है, पहला जो तरीका होता है वो उनको उनके जेनरेशन के हिसाब से बाइफरगेट करना, फर्स्ट जनरेशन या तो फिर सेकेंड जनरेशन, इसके हिसाब से क्लासिफाई करना। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सेडेशन कॉज करने की एबिलिटी के हिसाब से। सेडेशन मतलब नींद कॉज करने की एबिलिटी के हिसाब से उसको हम क्लासिफाई करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होते हैं जिसका एग्जांपल है सेट्रिजिन, नॉट लेवोसिट्रिजिन, वो नींद कॉज करते हैं, वो सेडेशन कॉज करते हैं। जबकि सेकेंड जनरेशन का एग्जांपल है लीवोसिट्रिजिन, लीवो स्टैंड फॉर लेवो रोटेटरी, जो कि एक केमिकल आइसोमरिज्म का एग्जांपल है। तो उसमें हम देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन में नींद कम आती है। अब यहाँ पे एक चीज और, चूंकि जब बात निकल गई है तो भी आपको बता दूं, चाहे वो लीवोसिट्रिजिन हो, चाहे वो सिट्रिजिन हो या कोई और ड्रग हो, आपको अनावश्यक रूप से इसका यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम आज के टॉपिक से जुड़ करके बात करें तो लीवोसिट्रिजिन या तो इसी का समकक्ष जो जनरेशन चेंज हो गया है लेकिन क्लास तो एक ही है सिट्रिजिन, इनको लेकर के कभी भी आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके काम करने की एबिलिटी प्रभावित होती हो। क्यों? क्योंकि ये नींद कॉज करता है। ये जो आपका लीवोसिट्रिजिन है वो स्लीप कॉज करने की एबिलिटी रखता है, सेडेशन कॉज करता है। तो इसको लेकर के आप कभी भी हैवी मोटरसाइकिल या हैवी मोटर व्हीकल नहीं यूज करें, कोई मशीनरीज कोई ऑपरेट नहीं करें या कोई भी ऐसा काम ना करें जहां पे अलर्टनेस रिक्वायर्ड है, उस काम को ना करें, इससे वो काम बिगड़ सकता है। और इसकी कुछ और भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपको साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे अगर आपने इरेशनल तरीके से लिया तो। ये जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है उसको लेने से आपको थोड़ा सा मुंह सूखा सूखा लग सकता है और आपकी आंखें थोड़ी सी करवाने जैसी हो फीलिंग हो सकती है, दैट मीन्स कि वो सूखी सूखी लग सकती है। बाकी वो बहुत मेजर इफेक्ट आपको नहीं नजर आएंगे साइड इफेक्ट के रूप में, बट थोड़े से सिम्टम्स के एसोसिएटेड हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या बात किया, आज के वीडियो में हमने बात किया 1-अल-10 के बारे में, जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था लीवोसिट्रिजिन।
अब ये एक चीज तो समझ में आ गई कि इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है लेवोसिट्रिजिन। अब यहाँ पे 10 की वैल्यू कुछ भी हो, 10 mg का हो, 20 mg का हो या फर्दर किसी और रैंडम वैल्यू का हो, उससे हमको फिलहाल फार्माकोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, उसके असर में, उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी एबिलिटी में, उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में जरूर फर्क पड़ सकता है कि वो किस तरीके से आपके बॉडी में असर देगा। जो नींद कॉज होगी उसका ड्यूरेशन कितना होगा, दैट्स डिपेंड अपॉन द डोज आल्सो। बट जो फार्माकोलॉजी है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके ड्रग टू ड्रग के ऊपर वेरी करता है। उम्मीद करता हूं कि छोटी छोटी जानकारी जो मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूं ड्रग के रिस्पेक्ट में, वो आपको काम आएगी। ना केवल आप फार्मेसी के बच्चों को, बल्कि इसमें एमबीबीएस बच्चों के भी शायद काम आ जाए, और जनरल पब्लिक जो भी देख रहे हैं क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, उनके भी काम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम जानकारी तो पूरी देते हैं, बस ड्रग का डोज कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते जब तक कि उस प्रोडक्ट में मेंशन ना हो या फिर वो शेड्यूल की डिग्री से अलग कोई ड्रग ना हो। क्योंकि डोज डिपेंड करता है इंडिविजुअल फैक्टर्स पे, किसको क्या प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, उसके रेस्पेक्ट में ड्रग का डोज डिसाइड किया जाता है, ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि चारों को एक ही प्रॉब्लम है तो चारों को एक ही दवाई दे दो। चारों को अगर भूख लगी है तो चारों का जो खुराक होगा वो एक होगा। ये सही तो नहीं है ना, और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।